तो दोस्तों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्कर सोशलिस्ट टीवी। आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी और हम आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात पर। किस तरह का संकट पाकिस्तान में अभी पैदा हो गया है। नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है और इमरान सरकार जो है वो एक औपचारिक पतन से बच गई है। इससे पहले कि वोटिंग होती, उससे पहले असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है। वोटिंग से डिप्टी स्पीकर ने मना कर दिया था। कानून मंत्री के ये कहने के बाद कि विदेशी साजिश है अविश्वास प्रस्ताव के पीछे, कानून मंत्री के भाषण के बाद डिप्टी स्पीकर ने इस बात को मंजूर कर लिया था और उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। तो प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाया और वहाँ जो है असेंबली डिसॉल्व हो गई है। इसके बाद एक राजनीतिक संकट वहाँ पैदा हुआ है। राजनीतिक सियासी वहाँ सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और 3 महीने के अंदर वहाँ नया चुनाव होना है। तो ये किस तरह की स्थिति बन रही है और इस स्थिति में पाकिस्तान किधर जाएगा? पाकिस्तान के मजदूर वर्ग के लिए, दक्षिण एशिया के मजदूर वर्ग के लिए, मेहनतकश जनता के लिए पाकिस्तान की इस सियासी हलचल के मायने क्या हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में साथी अदमपाल हैं। कॉमरेड अदमपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया त्यागी साहब, बहुत ही आपका धन्यवाद। मेरी तरफ से भी और हमारे सभी साथियों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मामला सामने आया है अभी पाकिस्तान के अंदर, ये जो एक तरह का सियासी भूकंप आया है, तो इसके पाकिस्तान की मेहनतकश जनता के लिए क्या मायने हैं और किस तरह से इसे देखना चाहिए? क्या महत्व है इसका? एक दफा फिर बहुत शुक्रिया त्यागी साहब और आपके टीवी चैनल का कि आपने दावत दी आज इस प्रोग्राम के अंदर। और बाकी जिस तरह आपने और सिचुएशन बताई। आपके बोलने से पहले मैं परिचय करा दूं, मुझे ध्यान नहीं रहा। साथी अदमपाल हैं। वो पाकिस्तान की जो सियासी तंजीम है, आईएमटी, मार्क्सिस्ट तंजीम है, ट्रॉट्स्किस्ट तंजीम है, उसके रहनुमा हैं, उसके प्रतिनिधि हैं और वे पाकिस्तान के सियासी मसलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। तो WS टीवी का जो है हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं हमारी ऑडियंस को। तो मैं आपसे जो है गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात को जारी रखें, कॉमरेड दमपाल। जी जी, बहुत शुक्रिया त्यागी साहब। जिस तरह आपने शुरू में बताया कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली को डिसॉल्व कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ एक वन साइडेड सा ओपिनियन है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो कि जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन असम्बली की, वो इससे सहमत नहीं है और वो इसे एग्री नहीं कर रही हैं। और वो कह रही हैं कि एक सिविल कू हुआ है असम्बली को डिसॉल्व करने का, और एक बिल्कुल इलीगल और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन किया है प्रेसिडेंट ने भी और स्पीकर ने भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी। और उस हवाले से वो उसे एग्रीमेंट में नहीं है, क्योंकि एक दफा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली के अंदर वोटिंग के लिए आ जाता है तो फिर उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। उस पर वोटिंग करवाना जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी हो जाता है। तो वो नो जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इससे सहमत नहीं है और वो कह रही हैं कि भाई इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, और इसीलिए वो इस सारे डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चली गई हैं। और पिछले 3 दिन से वो सारा इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है, और अभी भी आज भी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ और कल की उन्होंने तारीख दे दी है उस पर। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो एक वाकई ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नजर आता है पाकिस्तान में। जिस तरह एक तरफ तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो नए इलेक्शंस को अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन उस पर वोटिंग करवाई जाए और उसके बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो और वो फिर आगे इलेक्शन को अनाउंस करता है या किस तरह भी उसको लेके चलता है, तो वो प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो उन्होंने एक केयर टेकर गवर्नमेंट की डिस्कशन भी
उतार दी है, प्रोविंशियल जो असेंबलियां हैं उनको भी डिसॉल्व करने की बात की जा रही है और नए इलेक्शंस की तैयारी की बात की जा रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। अभी तक पता नहीं है कि जो गवर्नमेंट है इमरान खान की और जो प्रेसिडेंट है उनका डिसीजन वैलिड है या जो अपोजिशन क्लेम कर रही है कि भाई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग स्पीकर ने दी है और स्पीकर के पास ये राइट नहीं था कि वो वोटिंग को रोक सके, तो वो अभी तक पाकिस्तान में ये डिसाइड नहीं हो सका कि प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन ठीक है या अपोजिशन का ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर बन गया है जिसका है उसको आगे नहीं पता कि क्या करने जा रहे हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अभी तक ज्यादातर चांसेस तो यही है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट करवाएगी, किसके जो है डायरेक्शंस पे होगा और किस प्लान के तहत होगा, वो अभी तक बिल्कुल हवा के अंदर हैं चीजें। तो इससे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो काफी गहरा होता चला जा रहा है और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो यही डिबेट चल रही है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि वर्कर्स और यहाँ के जो मजदूर हैं वो उसको कैसे देख रहे हैं, तो उसमें अगर आपको सच बताया जाए तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो अपोजिशन है या गवर्नमेंट है उसकी कोई मैस फॉलोइंग इस वक्त तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ी सपोर्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त आप किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में नजर आती है। और इसके लिए कोशिश की इमरान खान की पार्टी ने बहुत बड़ी कॉल्स दी, जिस दिन ये असेंबली डिसॉल्व करने वाला फैसला 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन यही कोई 100-200 लोगों को इकट्ठा कर पाए। उससे पहले भी उन्होंने 3-4 दिन पहले कि हम 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन 5,000 कुर्सियां लगवाई गई और वो भी चूंकि गवर्नमेंट के अंदर हैं, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में है, तो उन्होंने जिस तरह वो होता है कि गवर्नमेंट के जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है, टीचर्स की, सफाई वाले अमले की कि आपने जाना है सॉरी। तो उस तरह के वो उन्होंने मोर्चे किए और जुलूस निकाले। इसी तरह अपोजिशन की जो सारी पार्टीज हैं वो भी कोई बहुत बड़ी रैली, कोई बहुत जो है वो पब्लिक मीटिंग्स नहीं कर सके और जल्द से जुलूस नहीं हो सके में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस देखें तो वो डीप होता चला जा रहा है और जो पूरी की वर्किंग क्लास है वो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जिस तरह इंडिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, इसी तरह यहाँ पाकिस्तान में भी पेट्रोल इस वक्त 150 रुपए लीटर है और ये कहा जा रहा है कि इसको 205 रुपए लीटर पे लेके जाएंगे। इसी तरह बिजली महंगी करने जा रहे हैं और बाकी हर चीज पे टैक्स लग रहा है, करेंसी बहुत तेजी से डीवैल्यू हो रही है और एक इकोनॉमिक क्राइसिस है वर्किंग क्लास को। और वही हम समझते हैं कि जो क्राइसिस है वो डीप होता जा रहा है, जो आपने शुरू में बात। इसको कॉमरेड उदम कैसे देखा जाए? एक तो नज़रिया ये है कि इन बुर्जुआ पार्टियों की, जो बड़े पूंजीपतियों के नेतृत्व वाली पार्टियां हैं, उनकी रहनुमाई वाली पार्टियां हैं, तो उन पार्टियों की मजदूरों, किसानों के बीच में, आम जनता के बीच में, मेहनत कश जनता के बीच में कोई पकड़ नहीं है। दूसरी बात ये कि मेहनत कश जनता सचेत तौर पे, कॉन्शियस तौर पे ये देख रही है कि ये जो ड्रामा हो रहा है, जो कुछ हमारे सामने हो रहा है, इसमें हमारी कोई स्टेक नहीं है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? उसमें त्यागी साहब यहाँ पे पहले भी कोई जो इलेक्शन प्रोसेस है उससे पाकिस्तान के अंदर तो वर्किंग क्लास के कोई कभी भी इतने इल्यूजन्स नहीं रहे और ये एक फ्रॉड इलेक्शंस ही यहाँ पे ज्यादातर होते रहे हैं। अभी ये जो 2018 में इलेक्शन हुए थे जिसमें इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी, उसके बारे में भी आपने अपोजिशन पार्टीज के भी स्टेटमेंट्स देखी होंगी। यहाँ पे आम टीवी के ऊपर भी ये रोज ही डिस्कशन होती है और इमरान खान को एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आम ये इसको एक फ्रॉड इलेक्शंस के जरिए, एक मैनेज रिग्ड इलेक्शंस के जरिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पावर में लेके आई थी। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा रिगिंग और फ्रॉड और एक और ये भी कहा जाता है कि रिजल्ट पहले बन जाता है, इलेक्शन बाद में किया जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल है और पाकिस्तान में पता होता है कि कौन सी पार्टी को इस वक्त लाया जा रहा है पावर में और कौन सी पार्टी को निकाला जा रहा है जिसके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हों। तो उस हवाले से पहले ही कोई इलेक्शन प्रोसेस में और ये पार्लियामेंट में और डेमोक्रेसी में कोई
बोर्जुआ डेमोक्रेसी में कोई इल्यूजन्स नहीं है यहाँ के वर्किंग क्लास, लेकिन जो वर्किंग क्लास ज्यादा डीपली इफेक्ट हो रही है वो एक स्फीयर इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो खासतौर पर पिछले साल हुई है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पे हुई है, सबसे बड़े पैमाने पे टैक्स लगे हैं, सबसे ज्यादा जो पेट्रोल बिजली का इजाफा हुआ है, जो करेंसी की डीवैल्यूएशन हुई है वो हिस्ट्री में इतनी नहीं हुई जो पिछले 3 साढ़े 3 सालों में हुई है। खासतौर पर कोविड के अंदर बहुत ही ज्यादा अटैक्स किए गए वर्कर्स पे, जिसमें जो सरमायादार थे, पूंजीपति थे, उनको बहुत बड़े बड़े बेल आउट पैकेजेस, टैक्सों में छूट, सब्सिडीज और सब कुछ दिया गया, लेकिन वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं था और उनको भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो वो सारा एक इम्पैक्ट अपनी जगह पर मौजूद है। फिर यहाँ पे जो शॉर्टेजेस हैं डेली यूज आइटम्स, चाहे वो चीनी है, आटा है, वो एक रेगुलर रूटीन बन चुकी है, तो वर्किंग क्लास ज्यादा उससे इम्पैक्ट हो रही है। और जो एक आप कह लें कि इंटरेस्ट उनका खत्म हो गया पॉलिटिक्स में, उसकी वजह ये है कि किसी भी पार्टी के पास इन सारे इश्यूज का कोई प्रोग्राम तो है ही नहीं। आप 24 घंटे अपोजिशन की भी पार्टियां टीवी पे बैठी होती हैं और गवर्नमेंट भी पार्टी भी बैठी होती हैं टीवी पे, लेकिन वर्किंग क्लास इश्यूज पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, या उसका एक सोल्यूशन कोई पार्टी दे कि महंगाई कैसे कम करेंगे, बेरोजगारी कैसे कम करेंगे। अब जब इमरान खान पावर में आया था तो इसने कहा था कि मैं 1 करोड़ नई नौकरियां दूंगा मुल्क के अंदर और 50 लाख घर नए बना के लोगों को दूंगा, लेकिन बजाय इसके कि उसने नई नौकरियां देता, जो पुराना रोजगार था 1 करोड़ से ज्यादा उसने खत्म कर दिया है। और जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसमें लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, और महंगाई बेरोजगारी, तो उस हवाले से सारी पार्टियां ही इसके ऊपर एग्रीमेंट में हैं कि आईएमएफ से कर्जा लेना है, लोन लेना है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है और महंगाई करनी है, सारा कुछ करना है। इस वजह से वर्किंग क्लास का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। लेकिन जो एक स्टेट का क्राइसिस बन गया है, जो एक गवर्नेंस का क्राइसिस बन गया है इस वक्त पूरे मुल्क में, कि किसी को पता ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर, 2 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट इस वक्त फिर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे किसी को ट्रस्ट नहीं है कि वो कोई डिसीजन ऐसा कर सकती है, और ना ही कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे किसी को इस वक्त कोई इल्यूजन इस वक्त है पाकिस्तान पे। कॉमरेड आजम, जब आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात आप हिंदुस्तान के बारे में भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी बिल्कुल इसी तरह की स्थितियां हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्या बात करें, पूरे दक्षिण एशिया को अगर लें तो तमाम देशों में भी, श्रीलंका में आपने देखा किस तरह का क्राइसिस एकदम खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में तो ये जो इंटरनेशनल वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1 साल या अगले 1.5 साल में पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट हो सकता है। जिस तरह श्रीलंका के जो फॉरेक्स रिजर्व से वो तेजी से गिरे हैं, पाकिस्तान के भी फॉरेक्स रिजर्व बड़ी तेजी से गिर रहे हैं, और पाकिस्तान ने लोन पेमेंट्स करनी है चाइना को, अमेरिका को, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को, और उसके बाद जो इनकम के सोर्सेज है पाकिस्तान में वो तेजी से कम हो रहे हैं, और पाकिस्तान बड़ी तेजी से श्रीलंका वाली सिचुएशन में जा रहा है। लेकिन फर्क ये है कि श्रीलंका थोड़ा छोटा मुल्क है, पाकिस्तान थोड़ा बड़ा मुल्क है, तो ये जो क्राइसिस है वो ज़ाहिर है बड़े लेवल पे बन सकता है। यहाँ अभी कल जो है नरेंद्र मोदी ने बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने सचेत किया नरेंद्र मोदी को कि श्रीलंका जैसा क्राइसिस भारत में भी तैयार हो चुका है, और अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स न लिए गए, अगर ये फ्री बाइज जो हैं इनको स्टेट्स में ख़त्म न किया गया, तो बहुत जल्दी श्रीलंका जैसा क्राइसिस बड़े विस्फोट के साथ भारत में दिखाई देगा। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने के लिए और तमाम तरह की जो सोशल स्पेंडिंग है उसको, जो है सामाजिक खर्च है उसको ख़त्म करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए ये एक तैयारी भी की जा रही है, और ये एक अलार्म भी बजा दिया गया। अभी आपने एक बात का जिक्र किया, आपने कहा कि पाकिस्तान में जो पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तालमेल बना के चलती है, वही पार्टी जो है सत्ता में आती है, रहती है, वही पार्टी सत्ता में आ सकती है। तो हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये तो चुनी हुई सरकार को अगर उस एस्टेब्लिशमेंट से बनाना पड़ता है, तालमेल बनाना पड़ता है, तो ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है जो चुनी हुई सरकार से अलग है पाकिस्तान में, और इतनी मजबूत है कि चुनी हुई सरकार को जो है उसका सहारा लेना पड़ता उसमें तो ये खैर ये एक ओपन सीक्रेट है पाकिस्तान में तो, और मेरा ख्याल है शायद इंडिया के लोगों को भी पता ही होगा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप्स रही हैं, मार्शल लॉ रहे हैं, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो एक बोर्जुआ डेमोक्रेसी भी पाकिस्तान में उस तरह नहीं
डेवलप हो सकी जिस तरह दुनिया के बाकी मुल्कों में हुई है। तो यहाँ पे भी अभी तक जो है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको कहा जाता है, और वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, पावर ब्रोक जो गवर्नमेंट को लाने में ले जाने में जो है वो अपना रोल प्ले करती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप रही 9 साल, फिर उससे पहले जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप रही, तो उसके दरमियान में थोड़ा सा एक ब्रेक आती है, जिस तरह आप देखते हैं टीवी प्रोग्रामों में वो कहते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद, एक कमर्शियल ब्रेक आती है थोड़ी देर डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, लेकिन वो सिर्फ एक टेस्ट चेंज करने के लिए होती है, प्रोसेस तो पीछे से वही कंट्रोल सारा चल रहा होता है। तो आज भी तकरीबन वही सिचुएशन है, और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल हमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शुरू से ही नज़र आया है और आज भी वो एक है। और यहाँ पे तो ये बिल्कुल एक आम सी बात है कि वो ही डिसाइड करते हैं इलेक्शन सारे प्रोसेस को, पार्टी को किसको लाना है, ले जाना है। और अभी भी जो सारी ये जो आप उथल-पुथल देख रहे हैं नेशनल असेंबली में या बाकी अपोजिशन पार्टीज़ की, इसके पीछे भी वही कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की ही लड़ाई है और अमेरिकन इंपीरियलिज्म बेसिकली तो इमरान खान जो सारे आप पिछले 1 हफ्ते से कैंपेन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया मेरे खिलाफ, ये एक अमरीकी साजिश है और ये अमरीकी साम्राज्य नहीं चाहता कि इमरान खान यहाँ पे हुकूमत करे। और अमरीका ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलके, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, उसमें जरदारी भी शामिल है, उसमें और बहुत से लोगों के वो नाम ले रहे हैं। और उसमें आज उन्होंने अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि जो अमरीका के फॉरेन मिनिस्टर का जो असिस्टेंट है उसका नाम लिया, ये सारी साजिश तैयार की है और उसने फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की सारी प्लानिंग की है और उसके ज़रिए ही मेरी गवर्नमेंट टॉप। ये तो पब्लिकली इमरान खान कह रहे हैं, जबकि अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो कुछ इससे एग्री नहीं कर रही और वो कह रही हैं कि इसके हमें सबूत दो, हमें कोई इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन दो। वो ख़ैर एक डॉक्यूमेंट बता रहे हैं जिसके बारे में डिबेट चल रही है। तो अमेरिकन इंपीरियलिज़्म का भी पाकिस्तान के अंदर एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। ये जब से पाकिस्तान बना है 75 साल हो गए हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा है, चाहे वो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो अफ़गानिस्तान के अंदर डॉलर जिहाद चलता रहा या बाद में मुशर्रफ दौर में वॉर ऑन टेरर वगैरह सारी चलती रही। तो उसमें ज़ाहिर है अमेरिकन इंपीरियलिज़्म की एक बहुत डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में रहा है। तो वो सारा इम्पैक्ट भी आज सारा वो और वो गवर्नमेंट्स को लाने में, ले जाने में और ख़ास तौर पर डिक्टेटरशिप्स को प्रॉप अप करने में अमेरिकन इंपीरियलिज़्म आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी एक शोहरत है। तो आज भी वो ज़ाहिर यहाँ पे प्लेयर के तौर पर मौजूद है। एक पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने देखा है कि चाइना का यहाँ पे रोल बड़ा है और दूसरी रीजनल पावर्स यहाँ पे आई हैं, तो वो सारा एक कॉन्फ्लिक्ट भी अपनी जगह पर मौजूद होता है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की सारे डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और शायद आपको पता हो कि पिछले दिनों पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिसमें ये सारी पार्टीज यूनानिमस वोट किया, अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलके, कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का जो स्टेट जिस तरह इंडिया में रिजर्व बैंक है मेरे ख्याल में, उस तरह का स्टेट बैंक है यहाँ पे जिसका कंट्रोल आईएमएफ को दे दिया गया है, इंडिपेंडेंट कर पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं कर सकती अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। ये लॉ पास हो गया पाकिस्तान की पार्लियामेंट। तो इस तरह वो आईएमएफ डायरेक्टली कंट्रोल करती है स्टेट बैंक के रिजर्व्स को, और जो ये मॉनेटरी के ये जो करेंसी का रेट है इसको मैनिपुलेट करने में स्टेट बैंक है। तो वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से या पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के कंट्रोल से खत्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत तय कर, उसको भी इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, यानी कि वो जो ऑयल की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या आईएमएफ है वो डिसाइड करेगा। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का उस पे कंट्रोल ही खत्म कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत को डिसाइड कर सके। तो ये सारा कुछ तो यहाँ पे नजर आता है कि इंपीरियलिस्ट पावर्स का भी एक प्ले चलता है, और जो इमरान खान भी कह रहे हैं और जो बाकी दूसरी जगहों से भी बात हो रही है, तो वो भी ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में होता है। फिर आपने देखा कि जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया उस दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मॉस्को में था और पुतिन के साथ बैठ के चाय पी रहा था और कह रहा था कि बड़े अच्छे माहौल के अंदर हमने चाय पी है। तो वो भी सारा एक प्रोसेस इस सारे के अंदर हमें नज़र आता है। तो ये सारा कुछ मिल के ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि अब बिल्कुल फटने के शक्ल में हमारे सामने इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में और एक
पॉलिटिकल इसके अंदर जो है जिक्र किया कि किस तरह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको आप अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, तो ये और स्पष्ट आपने की बात ये कि इसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी फौज जो है पाकिस्तान की, तो सारी सत्ता जो है एक तरह से उसने हाथ में रखी हुई है, और वो भी सत्ता की एक रियल होल्डर नहीं है, उसकी वास्तविक मालिक नहीं है, बल्कि सत्ता के जो तार हैं वो कहीं अमेरिका और रूस और चीन के हाथ में, जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर, तो वो पीछे से उसको जो है फौज को कठपुतली की तरह चला रही। तो और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि हमारे दर्शकों के लिए भी, कि ये जो सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, इसकी जो बागडोर है वो सीधे आईएमएफ के हाथ में दे दी गई है। और इस सब के बीच में, इस स्थिति के अंदर जिसके अंदर सेंट्रल बैंक को आईएमएफ कंट्रोल कर रहा है, सेना को जो है बड़ी शक्तियां कंट्रोल कर रही हैं, और अभी इमरान खान ने कहा भी, उन्होंने कहा कि टेलीफोन पर काम करती थी सरकारें। तो इस तरह के देश के अंदर सार्वभौमिकता की, स्वायत्तता की बातें करना, ये जो बूर्जुआ देश हैं, बड़े पूंजीपतियों के कंट्रोल वाले देश हैं, ये फिर सार्वभौमिकता की बातें करते हैं, स्वतंत्रता की बातें करते हैं। यूक्रेन के संदर्भ में भी ये बातें आ रही थी। तो ये अपने आप में ये जो नौटंकी है सार्वभौमिकता की, स्वतंत्रता की, ये 21वीं सदी की दुनिया में ये कहाँ तक जो है लेजिटिमेट है, ये कहाँ तक जायज़ है, इसकी बात तक करना कहाँ तक जायज़ है? उसमें देखेंगे ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, और एक वर्ल्ड कैपिटलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान जाहिर है कि उससे अलग नहीं हो सकता। और वो जो है पाकिस्तान ऊपर अमेरिकन इंपीरियलिज्म की नाराजगी की वजह से पिछले दिनों ये एफएटीएफ का भी यहाँ पे एक इशू चल रहा है, और बहुत से इश्यूज यहाँ पे चलते रहते हैं। तो उस हवाले से हम तो समझते हैं कि और यहाँ की वर्किंग क्लास को भी इसका आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो सिर्फ पाकिस्तान की कैपिटलिस्ट क्लास या रूलिंग क्लास से नहीं है, एक इंटरनेशनली जो रूलिंग क्लास है या जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की जाए। और उस हवाले से जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसका एक विरोध किया जाए, इसके अगेंस्ट जो है वो एक मूवमेंट बनाई जाए। और उस हवाले से यहाँ पे तो कॉमन नारा है कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, जो यहाँ की लेबर मूवमेंट से, लेफ्ट की मूवमेंट से यहाँ से बड़ा पुराना चलता आ रहा है, और यहाँ पे वर्किंग क्लास इस वाले से कॉन्शियस है। और आईएमएफ के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत यहाँ पे मौजूद है कि जो टैक्स बढ़ते हैं, जो महंगाई बढ़ती है, उसमें आईएमएफ डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, बिजली के बिल बढ़ते हैं। तो वो सारा एक उसके खिलाफ एक नफरत और गुस्सा तो मौजूद है। और जब पाकिस्तान के अंदर जब एक मूवमेंट बनेगी तो फिर वो किसी बोर्जुआ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बनेगी, या किसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड के लिए नहीं बनेगी। वो एक इस सिस्टम को चैलेंज करेगी, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को, इंपीरियलिस्ट पावर्स को, और इस तमाम जो अ, सरमायादाराना निज़ाम या एक पूंजीवादी निज़ाम जिसको आप कहते हैं, उसके खिलाफ एक मूवमेंट बनेगी पाकिस्तान में। पहले भी ऐसे सोशलिज्म का और डिबेट और डिस्कशन जो है वो ओपन ही एक मूवमेंट बन सकती है। जिस तरह का अभी हम ये क्राइसिस देख रहे हैं, जिस तरह का संकट देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि पिछले कई दशकों में पाकिस्तान के अंदर इस तरह का संकट नहीं था, जितना गहरा आर्थिक संकट आज है, जिसके अंदर आपने बताया कि सेंट्रल बैंक की लगाम जो है वो आईएमएफ के हाथ में दे दी गई है, तो आर्थिक संकट बहुत गहरा हो गया। और इस आर्थिक संकट के बीचों बीच ये राजनीतिक संकट जो है ये पनप गया, राजनीतिक संकट पैदा हो गया। तो अभी ये जो राजनीतिक संकट हुआ है, इसका किस तरह से वहां का जो मजदूर वर्ग है उसको इसका क्या फायदा हो सकता है? ये जो शासक वर्ग के अंदर फूट गहरा रही है, उनके जो धड़े हैं, शासक वर्ग के अलग अलग गुट हैं, उनके बीच में ये जो मारामारी चल रही है और एक गला काट लड़ाई शुरू हो गई है, तो इसका क्या फायदा हो सकता है, और किन स्थितियों के अंदर मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी इसका फायदा उठा सकती है? इसके ऊपर थोड़ा आप रोशनी डालें। इसमें एक तो ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज तो पहले ही एक्सपोज्ड हैं, वर्किंग क्लास को इनकी हकीकत का पता है, इनकी रियलिटी का पता है कि ये मजदूर दुश्मन हैं। ये अपने अपने लूट मार के लिए सारी पॉलिटिक्स कर रही हैं, और इनका
लोगों के मसाइल से, लोगों की समस्याओं से, महँगाई से, बेरोज़गारी से दूर-दूर तक का भी कोई ताल्लुक नहीं है और हर जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है, उस पे करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ामात हैं। अरबों डॉलर्स की करप्शन जो है वो नवाज़ शरीफ ने भी की, ज़रदारी ने भी की, इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर उससे कई ज़्यादा तारीख़ की सबसे बड़ी करप्शन हमें नज़र आती है। और इवन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि पिछले अरसे में करप्शन के बहुत बड़े-बड़े स्कैंडल्स आए हैं। पंडोरा पेपर्स आपने देखा होगा, उससे पहले पनामा लीक्स आया था। ये चीज़ें तो पाकिस्तान की वर्किंग क्लास के सामने पहले ही एक्सपोज़्ड है, लेकिन ये जो भी लड़ाई हो रही है इसमें बाकी भी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, मीडिया है, लोगों को इनसे जो नफ़रत है, गुस्सा है, उसमें बढ़ता चला जा रहा है और इस सारी डिबेट में जो आप कह रहे हैं कि राजनीति का संकट है और उसमें जो सारा क्राइसिस बना हुआ है, इसमें कोई भी वर्किंग क्लास की कोई बात, कोई डिमांड, कोई इश्यू कभी डिस्कस हो ही नहीं रहा। सॉरी। तो उसमें वर्किंग क्लास के सामने तो ये सारे एक्सपोज़ थे और ज़्यादा एक्सपोज़्ड हो रहे हैं। और उसमें जो पॉलिटिकल क्राइसिस है बेसिकली वो किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल क्राइसिस बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है उसके सोशल क्राइसिस को और इकोनॉमिक क्राइसिस को और अल्टीमेटली ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का क्राइसिस है और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर है जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस के तौर पर अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो क्राइसिस है कि इस और राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज है इस वक्त सारी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हमें नजर आती हैं उनका एक क्राइसिस है कि उनके पास इस सिस्टम के अंदर रहते हुए लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं रहा कोई एक छोटी सी रिलीफ भी नहीं रह गई कि वो लोगों को महंगाई में थोड़ी कमी कर दें या कोई जॉब्स थोड़ी बहुत दे दें या कोई और छोटी मोटी रिफॉर्म्स ही मुल्क के अंदर कर दें बल्कि हमने देखा कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे सारे वो सेल आउट कर दिए और जो एक पब्लिक हेल्थ का सिस्टम था पूरे मुल्क में वो बिल्कुल प्राइवेटाइज ओपन कर दिया है और इस वक्त तो जो कराने के लिए अब कोई जगह ही नहीं है उसके पास अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो ये वो इलाज ही नहीं करवा सकेगा इतना महंगा कर दिया है इसने वो इंश्योरेंस स्कीम में ला के और वो सारा बिल्कुल अमेरिकन जो प्राइवेट सारा सिस्टम है हेल्थ का उसके मॉडल के ऊपर बिल्कुल प्राइवेटाइज कर दी इसी तरह एजुकेशन है और सारी जगहों पे तो वर्किंग क्लास तो बिल्कुल क्रश होने की तरफ जा रही है और उसके पास जो आखिरी ऑप्शन आपको पता है कि रेवोल्यूशन ही रह जाता है और खुद एक सोसाइटी को उस खाई के अंदर धकेल रहे हैं जहाँ से फिर रेवोल्यूशन के अलावा कोई रास्ता नहीं और वर्किंग क्लास को भी नजर आ रहा है कि एक नौकरी करके देख ली 2 नौकरियां करके देख ली लेकिन जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है और बिल्कुल मर रहे हैं लोग बगैर बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर कि एक कोई रिक्शे वाला है या कोई एक आम वर्कर है वो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल सुसाइड कर लेता है बीवी है वो किसी नहर में नदी में कूद के जो है आत्महत्या कर लेते हैं कोई यहाँ तक भी हुआ है कि लाहौर में एक रिक्शे वाले ने अपने बच्चों को छुरा लेके काट दिया क्योंकि वो खाना नहीं दे सकता था उनको तो ये ऐसी न्यूज़ जो है वो एक रूटीन बन गई है पाकिस्तान में और वो तकरीबन हर दूसरे दिन अखबारों के अंदर आप ऐसे पढ़ते हैं तो लोग तो भूख से मर रहे हैं यहाँ पे लेकिन जो रूलिंग क्लास है वो अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं और अगर आप इनकी लाइफस्टाइल देखें चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आपको लगेगा कि ये यूरोप या अमेरिका के किसी मल्टी बिलियनियर्स हैं या कोई रॉयल फैमिली है, जिस तरह ये लाहौर में, इस्लामाबाद में जिस तरह ये इमरान खान रहता है या नवाज़ शरीफ की फैमिली रहती है, ज़रदारी रहता है। रॉयल फैमिली से भी ज़्यादा लग्ज़ूरियस लाइफ़ इनके इतने-इतने बड़े महल हैं, वहाँ पे ये रहते हैं, दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये तो एक रेवोल्यूशन की तरफ ही चीज़ें जाएँगी और वहाँ से बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। इस सिस्टम के अंदर और कैपिटलिस्ट जो सारी बाउंड्रीज़ है, उसके अंदर तो कोई भी रिलीफ़ इस वक़्त पॉसिबल नहीं है। तो कॉमरेड अदम आपने बात की पाकिस्तान के अंदर गहराती हुई सामाजिक विषमता की, सोशल इनइक्वालिटी की, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, आर्थिक विषमता की और इससे छुटकारे के तौर पर इस बदहाली से जीवन की इस बदहाली से गरीबी से तंगहाली से इससे छुटकारे के तौर पर आपने बात की एकमात्र विकल्प के तौर पर समाजवाद की समाजवादी क्रांति की तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समाजवादी क्रांति की जो संभावनाएं हैं
उनको आप किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान में किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान के बरक्स दक्षिण एशिया में किस तरह से देखते हैं, और उसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर विशेष रूप से समाजवादी क्रांति को किस तरह से देखते हैं, दक्षिण एशिया की क्रांति के साथ उसको किस तरह से जोड़कर देखते हैं, इस पर जरा रोशनी। बिल्कुल, बिल्कुल ही पाकिस्तान के अंदर जो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है वो जुड़ा हुआ है पूरे साउथ एशिया के साथ, वो इस रीजन के साथ, और कोई अलग से पाकिस्तान का रेवोल्यूशन ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है। पीछे भी हमने देखा कि जब अरब रेवोल्यूशंस आए तो वो ट्यूनिस से शुरू हुए और पूरे मिडल ईस्ट में, अरब में फैल गए, यहाँ तक कि इसराइल के अंदर भी वो मूवमेंट्स थी, फ़लस्तीन में, और पूरे सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़े-बड़े प्रोटेस्ट उस वक़्त शुरू हो गए थे। तो वो एक मुल्क से शुरू होते हैं तो जो रेवोल्यूशंस होती हैं वो बाउंड्रीज़ को नहीं देखती, वो ये जो आर्टिफिशियल लाइन्स होती हैं उसको नहीं देखती हैं, और वो एक तरह से फैलती हैं, वो पूरे रीजन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने असरात मुरतब करती हैं। इसी तरह हमने लैटिन अमेरिका में देखा, मूवमेंट्स का एक पूरा वेव थी जो एक मुल्क से शुरू हुई और पूरे दूसरे मुल्कों में गई। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी जो मूवमेंट बनेगी वो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट और उसकी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है पूरे रीजन की पॉलिटिक्स से। और अभी पिछले अरसे में जो किसानों की मूवमेंट थी यहाँ पे इंडिया के अंदर, उसको बहुत पाकिस्तान में देखा जा रहा था, वर्किंग क्लास की तरफ से एप्रिशिएट किया जा रहा था, और खासतौर पर जो उनको विक्ट्री मिली है मोदी की, जो एक बहुत ही एक डिक्टेटरशिप है और एक मजदूर दुश्मन गवर्नमेंट है, उसको उन्होंने डिफीट किया है किसानों ने और विक्ट्री ली है, उससे बहुत लोगों को हौसला मिला है कि भाई वर्कर्स जो है वो कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो जनरल स्ट्राइक्स इंडिया में होती हैं वो बहुत ही एक बड़ा स्ट्रेंथ शो करती हैं इंडियन वर्किंग क्लास की, और इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियंस हैं उनके रोल के ऊपर। तो उस हवाले से पाकिस्तान में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की वर्किंग क्लास के अंदर ये जो जनरल स्ट्राइक की डिस्कशंस हैं, जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ हैं, जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं लेनिन के, ट्रॉट्स्की के, मार्क्स एंगल्स के, वो लेके जाएँ, उनके डिबेट करें। स्टडी सर्कल्स इस वक़्त हमारे पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, कराची से लेके पेशावर तक, और जो मूवमेंट्स हैं वर्किंग क्लास की उसके अंदर हम इंटरवीन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर जो चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और पहले भी पाकिस्तान में मूवमेंट रही है, खासतौर पर 68-69 में पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, जिसमें मैंने पहले कहा एक जनरल स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद जो डिक्टेटर था पाकिस्तान का, जनरल अयूब, वो रिजाइन करने पर मजबूर हुआ था और रिजाइन करके चला गया था। वो एक 6 दिन की जनरल स्ट्राइक थी, जिसमें उस वक़्त बांग्लादेश भी ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो वो पूरे ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जनरल स्ट्राइक थी, जिसके बाद डिक्टेटर जो है वो पावर से गया था। तो उस तरह उस पे भी हम सारी डिबेट्स और डिस्कशंस लेके जाते हैं, और पाकिस्तान की वर्किंग क्लास में, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में, हर जगह के ऊपर एक रेवोल्यूशनरी उसकी आवाम के प्लेटफ़ॉर्म से काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर लेफ्ट एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर अभी मौजूद है, या एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर मौजूद है, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वीक हुआ है लेफ्ट, खास तौर पर सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, और जो लेफ्ट की पार्टीज़ थी, कम्युनिस्ट पार्टीज़ के बिट्रेयल के बाद, और स्पेशली जो एक पीपल्स पार्टी जो सोशलिज्म का नारा लगा के आई थी, उसने बहुत बड़ा बिट्रेयल किया हमेशा। जब भी पावर में आई उसने बहुत बड़े अटैक्स किए वर्किंग क्लास पे, प्राइवेटाइजेशंस की, और बहुत बड़े-बड़े लेवल पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए इंपीरियलिज़्म से और पाकिस्तान के जो कैपिटलिस्ट क्लास है। तो उसके जो सारे, इसी तरह ट्रेड यूनियन लीडरशिप्स ने बहुत बड़े-बड़े बिट्रेयल किए पिछले अरसे में। तो वो जो था इम्पैक्ट एक था पिछले 20 साल में। लेकिन अभी हम देखते हैं कि रिसेंटली नई मूवमेंट्स इमर्ज होना शुरू हुई हैं, चाहे वो प्रेस नेशनैलिटीज़ की हैं, वर्किंग क्लास की हैं, यूथ की हैं, स्टूडेंट्स की हैं, और एक नई लेयर पूरे पाकिस्तान में यंग वर्कर्स की, स्टूडेंट्स की, यूथ की एक आ रही है, जो कि इस सारे सिस्टम के से बगावत करना चाहते हैं, इस सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ से तंग हैं, और एक रेवोल्यूशनरी रास्ते के ऊपर जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है कि एक प्रोसेस है रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पे, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ पे ऑर्गेनाइज़ करने का, जैसे लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी को बिल्ड किया था। लेकिन अल्टीमेटली हम समझते हैं कि सिचुएशन फिर जिस तरह हमें बहुत से रेवोल्यूशंस में नज़र आता है कि हालात और ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि मूवमेंट्स जो है वो फिर इरप्ट करती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमने जिस तरह आप श्रीलंका में बात कर रहे हैं, आपने बात की, श्रीलंका में भी इस वक़्त काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मूवमेंट्स चल रही हैं, और इसी तरह और दूसरी जगहों के ऊपर भी लेफ्ट के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। म्यांमार में
पिछले अरसे में आपने देखा कि कितनी बड़ी मूवमेंट, एक स्फीयर डिक्टेटरशिप थी और एक ब्रूटल वहाँ पे अटैक था वर्किंग क्लास पे और सब तमाम सारे लोगों पे, उसके खिलाफ कितनी बड़ी मूवमेंट म्यांमार में हमें नज़र आई। तो साउथ एशिया के अंदर तो मूवमेंट्स बन ही रही हैं और एक के बाद दूसरे मुल्क के अंदर जो है वो मूवमेंट्स बनती रहती हैं और उसमें जो हमारा एकदम मार्क्सिस्ट यही रोल बनता है कि सारी जो वर्किंग क्लास यूनिटी की हम बात करते हैं, बल्कि कार्ल मार्क्स ने तो नारा दिया था, अमेरिका से लेके यूरोप से लेके एशिया अफ्रीका के सारे वर्कर्स को यूनाइट करने की हम बात करते हैं। उसमें ज़ाहिर है साउथ एशिया के वर्कर्स को यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है और ये जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, इसका खिलाफ एक बगावत करनी है और ये जो रूलिंग क्लासेस की जो लड़ाई है, चाहे वो इंडिया की एक रूलिंग क्लास है, इंडिया की बोर्जुआ क्लास है, अंबानी और टाटा और बिरला की शक्ल में, या पाकिस्तान की रूलिंग क्लास है, पाकिस्तान की बोर्जुआ क्लास है, यहाँ पे जो बड़े-बड़े नाम हैं, उनके खिलाफ एक रिवोल्ट है। तो एक वर्किंग क्लास यूनिटी ही यहाँ पे एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की तरफ चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकती है और इंडिया की जो किसान मूवमेंट है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, पाकिस्तान की ट्रेड यूनियन मूवमेंट है और लेफ्ट की फोर्सेस को जोड़ना चाहिए। ताकि ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, बैरियर्स हैं, इनको ख़त्म किया जा सके और एक जो रूलिंग क्लास का ऑपरेशन है इस पूरे खित्ते के ऊपर और यहाँ पे भूख और बीमारी के अंदर यहाँ पे करोड़ों लोगों को जो है इन्होंने धकेल दिया है अपनी लूट-मार और लड़ाई की शक्ल में, उसका खात्मा किया जा सके और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पूरे साउथ एशिया के अंदर करते हुए एक सोशलिस्ट फेडरेशन यहाँ पे बनाने की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड अदमपाल आपका। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान पर और दक्षिण एशिया में क्रांति की संभावनाओं पर, क्रांतिकारी संघर्ष पर आपने रोशनी डाली, उसके वर्तमान पर, उसके भविष्य पर आपने बताया किस तरह से क्या प्रॉस्पेक्ट, क्या संभावनाएं उसकी मौजूद हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी, हमारे दर्शकों की तरफ से भी। और दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे और साथ ही अदम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वे लगातार हमारे टीवी पर जो है अलग अलग सियासी मसलों पर, पाकिस्तान की, दक्षिण एशिया के आमतौर से वे आते रहें और संबोधित करते रहें हमारी ऑडियंस को। तो साथी अदमपाल आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। होती है इंडिया के कॉमरेड से, दोस्तों से बात करके और उनके साथ सारी जो पॉलिटिकल मामला शेयर करके, और आइंदा भी जब आप बुलाएँगे, हम ज़रूर हाज़िर हों। बहुत शुक्रिया।